नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जी। विषय है पूर्वी चीन सागर, जहां हालिया जापान और चीन के सैन्य विमानों के बीच काफी तनावपूर्ण मुठभेड़ें हुई हैं। हाँ, खबरें तो आ रही हैं। बिल्कुल। तो आज हम हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है। कोशिश ये समझने की है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनका संदर्भ क्या है और इनका क्या मतलब निकाला जा सकता है। सही बात है। और शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जो सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं। सिर्फ 30 मीटर की दूरी। हाँ, ये बहुत ही नजदीकी मामला था। हाँ, तो हुआ क्या था ये 9 और 10 जुलाई को, जरा विस्तार से बताएं। जी, हुआ ये कि एक चीनी JH-7 फाइटर बॉम्बर, जो कि एक हमलावर विमान है, वो एक जापानी YS-11EB खुफिया विमान के बहुत बहुत ज्यादा करीब आ गया। कितना करीब? रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 मीटर, मतलब 100 फीट से भी कम का फासला। बाप रे। हवा में बिल्कुल। और ये जापान के अपने हवाई क्षेत्र के बाहर हुआ, पर इतना करीब आना ये खतरनाक है। जापान ने जाहिर है इस पर औपचारिक विरोध जताया है। और टोक्यो ने इसे सिर्फ विरोध नहीं कहा, उन्होंने कुछ खास शब्द इस्तेमाल किए थे। हाँ, उन्होंने इसे असामान्य रूप से नजदीकी कहा, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरीली क्लोज, और जोर दिया कि इससे हवा में टक्कर का सीधा खतरा था। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी, जैसा आपने शुरू में कहा। हाँ बिल्कुल, जून में भी तो कुछ हुआ था शुरुआत में। जी, जून की शुरुआत में भी ऐसी ही घटनाएं हुई। चीन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, शानडोंग और लियोनिंग, हाँ वो दोनों आजकल चर्चा में हैं। बिल्कुल, तो उनसे उड़े 2 J-15 फाइटर जेट्स ने जापानी P-3C निगरानी विमानों का पीछा किया। अच्छा। और एक मौके पर तो दूरी सिर्फ 45 मीटर यानी करीब 150 फीट ही रह गई थी। ये तो मतलब लगातार हो रहा है। हाँ, और ये सब तब हो रहा है जब चीन ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक साथ तैनात किया है। ये पहली बार है ना कि दोनों कैरियर एक साथ वहां हैं? जी हाँ, पहली बार। तो इसे जापान और दूसरे देश वो चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और शायद बढ़ती आक्रामकता के संकेत के तौर पे देख रहे हैं। अगर से हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो क्या ये कोई नया पैटर्न है या पहले भी ऐसा होता रहा है? देखिए, ये बार बार होने वाली जो मुठभेड़ है, ये हमें पुरानी घटनाओं की याद दिलाती हैं। जैसे 2014 में भी चीनी Su-27 विमान इसी तरह खतरनाक ढंग से जापानी विमानों के करीब आ गए थे। अच्छा, 2014 में भी हुआ था? हाँ, तो ये पैटर्न दिखाता है कि जैसे जैसे प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है, वैसी करीबी मिलिट्री एनकाउंटर्स, ये मुठभेड़ें भी बढ़ गई हैं, तेज हो गई हैं। तो इस सब पर चीन का क्या कहना है? उनका क्या पक्ष है? देखिए, चीन तो किसी भी गलत काम से साफ इनकार कर रहा है। उनका उल्टा आरोप है कि जापान ही उनके सैन्य अभ्यासों के पास गैर जरूरी जासूसी कर रहा था। अच्छा, जासूसी का आरोप? जी, और उनका कहना है कि उनके विमानों की जो कार्रवाई थी वो अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल जायज थी, वैध थी। तो ये एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है। ब्लेम गेम जैसा? बिल्कुल। तो फिर जापान ने कैसे प्रतिक्रिया दी? सिर्फ विरोध जताया या कुछ और भी किया? जापान ने काफी कड़ा रुख अपनाया है इस बार। उनके उप विदेश मंत्री हैं ताकेहिरो फुनाकोशी जी। उन्होंने सीधे चीनी राजदूत वू जियांगहाओ को बुलाया और औपचारिक विरोध दर्ज कराया। साफ शब्दों में कहा कि बीजिंग ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। और आगे के लिए उनकी क्या रणनीति है? उन्होंने कहा है कि वो कूटनीतिक चैनल, मतलब डिप्लोमेटिक बातचीत तो बनाए रखेंगे, लेकिन साथ ही अपनी रक्षा तैयारी भी मजबूत करेंगे। जैसे? खासकर जो उनके दक्षिण पश्चिमी द्वीप है, उनके आसपास हवाई गश्त और निगरानी बढ़ाई जाएगी। समझ गया। तो ये तो हुई प्रतिक्रिया, आगे क्या हो सकता है? मतलब क्या उम्मीद करें हम? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, उनका आधिकारिक रुख शायद यही बना रहेगा कि उनके हवाई संचालन नियमित थे, रूटीन थे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में थे। तो अपनी बात पे अड़े रहेंगे? लगता तो यही है। दूसरी तरफ जापान अपनी सैन्य निगरानी जारी रखेगा और अपने सहयोगियों, खासकर अमेरिका के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन और मजबूत करेगा। और ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए कूटनीतिक और रक्षा चैनलों के जरिए बातचीत और ये विरोध प्रदर्शन, ये सब जारी रहने की पूरी उम्मीद है। तो मतलब ये तनाव अभी बना रहेगा? हाँ, लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य मुद्दा है वो ये है, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही तनावपूर्ण है, वहां सैन्य मुठभेड़ें बढ़ रही हैं। इसकी वजह है चीन की बढ़ती हुई प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति और जापान की तरफ से की जा रही निगरानी गतिविधियां। और इसमें एक असली खतरा है। क्या खतरा? अनजाने में तनाव बढ़ने का, मिसकैलकुलेशन का,